हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम को अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 1 महीने से कम का टाइम बचा है। तो इस टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी चाहिए और मॉक टेस्ट देना चाहिए। मॉक टेस्ट आपको किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके देना चाहिए, यानी किस तरीके से देना चाहिए, इसका एक शॉर्ट वीडियो इसी यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में अपलोडेड है। तो आप इस वीडियो को जरूर जाके देखिएगा और एक बार उस वीडियो में जैसा बताया गया है आप वैसे मॉक टेस्ट दे के देखिएगा। अगर आपके मॉक टेस्ट में नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं तो आपको दूसरे तीसरे मॉक टेस्ट से ही फर्क देखने को मिलेगा, यानी आपके मार्क्स इंक्रीज होके आएंगे। तो एक बार आप वो जो स्ट्रैटेजी है आप उसको जरूर फॉलो करिएगा, देखिएगा आपके एग्जाम में उससे बहुत ज़्यादा हेल्प आपको देखने को मिलेगी। बाकी आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम यूपी टेट 2026 पेपर 2 के लिए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। यानी आज की हमारी क्लास साइंस की प्रैक्टिस सेट की दूसरी क्लास है। इसके पहले एक क्लास अपलोड की जा चुकी है, आप उसको भी जरूर जाके देखिएगा। यहाँ पे हम सिर्फ प्रश्नों को नहीं पढ़ते हैं, एक प्रश्न के साथ जो भी रिलेट करके इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं हम उनको भी साथ ही साथ पढ़ते चलते हैं। साथ ही ये भी डिस्कस करते चलते हैं कि कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं और आगे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये जो भी जितनी भी प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चल रही हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इनको जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम में इनसे बहुत ज़्यादा हेल्प देखने को आपको मिलेगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले पहले प्रश्न में पहुंचने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन बी। देखिए विटामिन यानी जो पोषण टॉपिक है, पोषण टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके यूपी टेट के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो पोषण टॉपिक में आता क्या क्या है, इसमें कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, इसमें प्रोटीन भी आ जाता है, इसमें विटामिन भी आता है और इसमें फैट भी आता है। तो आप इन चारों चीज़ों को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन और मिनरल्स, आप इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। इनसे प्रश्न लगभग 2 से 3 प्रश्न हर एक शिफ्ट में आपके यूपी टेट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाकी इस प्रश्न में क्या पूछा है कि कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह भी कार्य करता है। तो देखिए विटामिन सी क्या काम करता है, जो विटामिन सी होता है ये प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। क्या करता है, प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक क्षमता ये प्रदान करता है। यानी घाव, अगर कोई चोट वगैरह लग जाती है ना तो घाव को भरने में मदद करता है। हाँ, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि घाव को भरने में मदद करता है। तो कौन सा विटामिन है, विटामिन सी है। विटामिन ई क्या करता है, तो ये एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है। क्या है, एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है जो कि कोशिकाओं की जो अगर उसकी क्षति हो गई है तो उससे बचाता है। ठीक है, विटामिन बी क्या करता है, तो विटामिन बी ऊर्जा उत्पादन का काम करता है। ये क्या करता है, ऊर्जा उत्पादन का काम करता है और तंत्रिका तंत्र के जो कार्य होते हैं उनमें सहायता करता है। लेकिन जो विटामिन डी है, ये विटामिन डी ये सिर्फ एक विटामिन की तरह काम नहीं करता, विटामिन डी हार्मोन की तरह भी काम करता है। कैसे काम करता है, एक हार्मोन की तरह भी काम करता है। यानी ये जो कैल्शियम होते हैं ना, कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में अब सहायता करता है। क्या करेगा, कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण करेगा और अवशोषण के साथ साथ ये हड्डियों के विकास को भी नियंत्रित करता है। इसीलिए जो विटामिन डी होता है, विटामिन डी एक प्रकार का विटामिन नहीं बल्कि ये हार्मोन की तरह भी काम करता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला प्रश्न है, 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को सम्मिलित किया गया है। कुल मिला के ये पूछा गया है कि जो बैक्टीरिया हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी हैं ये किस में आते हैं, कवक में आते हैं, मुनेरा में आते हैं, पादप में आते हैं या फिर प्रोटिस्टा में आते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि 5 जगत वर्गीकरण दिया किसने, 5 जगत जो वर्गीकरण है ये किसने दिया है, और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया है, आर.एच. विटेकर ने दिया है। किसने दिया है, आर.एच. विटेकर ने दिया है। ठीक है, अब इसमें कवक भी आते हैं, मुनेरा भी आते हैं, पादप भी आते हैं और प्रोटिस्टा भी आते हैं और आपके जितने भी जंतु हैं एनिमेलिया वो भी आते हैं। तो ये हो गया 5 जगत वर्गीकरण। अब कवक में कौन कौन से जीव आते हैं, कवक यानी फंगस, इसको और क्या बोलते हैं, फंजाई। तो फंजाई में कौन कौन से आते हैं, तो फंजाई में ईस्ट आता है। क्या आता है, ईस्ट आता है। जो मशरूम है, मशरूम भी किस में आ जाएगा, फंजाई में आ जाएगा, फंगस में आ जाएगा। तो कवक में ईस्ट और मशरूम जैसे जीव आते हैं। मोनेरा में क्या क्या आता है, तो मोनेरा में बैक्टीरिया आता है और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल आ जाता है। साइनोबैक्टीरिया को भी किसमें, इसको नील हरित शैवाल को और क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया किसमें आता है, मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब पादप में, प्लांटी में कौन आ जाएगा, तो प्लांटी में जितने
जितने भी मल्टी सेलुलर हरे प्लांट होते हैं, कौन से? मल्टी सेल्यूलर, जितने भी मल्टी सेल्यूलर ग्रीन प्लांट होते हैं वो सब किस में आ जाते हैं? प्लांटी में आ जाते हैं। और प्रोटिस्टा में कौन से आएंगे? तो इसमें आ जाएगा अमीबा। जो प्रोटिस्टा होता है ना, इसमें क्या क्या आएंगे? अमीबा आएंगे, पैरामीशियम आएंगे, पैरामीशियम आएंगे, और उसके अलावा क्या आ जाएगा? युगलीना। इन जैसे एक कोशिकीय जितने भी यूकैरियोटिक जीव होते हैं वो किस में आ जाते हैं? प्रोटिस्टा। यानी इसमें प्रोटिस्टा में कैसे जीव आएंगे? एक कोशिकीय होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? एक कोशिकीय होने चाहिए। और कैसे होने चाहिए? यूकैरियोट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? यूकैरियोट होने चाहिए। वो सारे किस में आ जाएंगे? प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आ जाएंगे। बाकी इस प्रश्न में पूछा गया था कि बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल किस में आएंगे? तो ये मोनेरा जगत के अंतर्गत आएंगे। यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक है? रक्त, वृक्क, फेफड़ा या फिर अंडाशय? बताइए, ऊतक निम्न में से कौन सा एक ऊतक है? देखिए, ऊतक क्या होता है? जब भी सेल्स मिलते हैं, सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे जब सेल आपस में इकट्ठा होंगे तो वही क्या बनाएंगे? ऊतक बनाएंगे, और ये पूरे बॉडी को कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो क्या बताइए, वृक्क पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है। वृक्क क्या है? एक प्रकार का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। क्या है? एक प्रकार का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, यानी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। ठीक है। फेफड़ा क्या है? ये श्वसन तंत्र का अंग है। कैसा अंग है? श्वसन तंत्र का अंग है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये होता है फेफड़ा। अंडाशय क्या होता है? जनन तंत्र का अंग है। क्या है ये? एक प्रकार का जनन तंत्र का अंग है। ठीक है। क्या ये ऊतक है? लेकिन जो ब्लड होता है, ब्लड क्या होता है? एक प्रकार का ऊतक होता है, और ऊतक में भी ये क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। कैसा ऊतक होता है? संयोजी ऊतक होता है। और संयोजी ऊतक में भी तरल संयोजी ऊतक होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, जो पूरे बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे यही पूछा भी गया है कि निम्न में से कौन सा एक ऊतक है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंड जनन की प्रक्रिया में जो हार्मोन अधिकतम होता है उसका नाम बताइए। एस्ट्रोजन, एफएसएच, एलएच या फिर प्रोजेस्टेरॉन? बताइए, अंड जनन की प्रक्रिया में कौन सा हार्मोन है जो अधिकतम पार्टिसिपेट करता है? तो देखिए, जो एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन ये एक प्रकार का फीमेल लैंगिक हार्मोन होता है। ये क्या करता है? जो सेकेंडरी लैंगिक लक्षण होते हैं ना, सेक्सुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको कंट्रोल करने का, उसको मैनेज करने का काम, उसके विकास में ये सहायता करता है। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन। जो एलएच हार्मोन होता है, एलएच को और क्या बोलते हैं? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इसको बोला जाता है। तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। जो ओव्यूलेशन प्रोसेस होती है ना, ठीक है, ओव्यूलेशन मतलब क्या होता है? अंडो उत्सर्जन, यानी एग को रिलीज करना। यहाँ पे अंड जनन यानी एग का फॉर्मेशन यहाँ पे बोला है। और एलएच क्या करता है? सर्जन यानी ओव्यूलेशन, यानी एग को रिलीज करने को प्रेरित करता है, स्टिमुलेट करता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है? ये जो प्रेगनेंसी होती है ना, गर्भावस्था को बनाए रखने का काम करता है। क्या करता है? गर्भावस्था को बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, गर्भाशय को प्रिपेयर करेगा और गर्भावस्था को बनाए रखने का काम करेगा। लेकिन ये जो FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो होता है ये क्या करता है? ऊजेनेसिस करता है। क्या करता है? ऊजेनेसिस मतलब क्या होता है? अंड जनन, यानी अंडाशय में फॉलिकल के विकास को उत्तेजित करता है। ठीक है, अंडाशय में क्या करेगा? फॉलिकल के विकास या निर्माण को स्टिमुलेट करेगा, उत्तेजित करेगा। तो अंड जनन की प्रक्रिया में जो हार्मोन अधिकतम पार्टिसिपेट करता है वो कौन सा होता है? FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और ये आपका PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हिप्पोकैम्पस एक है प्रोटोकार्डेट, मीन, स्तनधारी या फिर सीलेंट्रेट? क्या है? सीलेंट्रेट है। ठीक है, बताइए हिप्पोकैम्पस क्या है? तो देखिए, जो हिप्पोकैम्पस है इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको एक नाम से और जाना जाता है, सी हॉर्स। तो जो समुद्री घोड़ा मछली होता है ना, इसी को वैज्ञानिक रूप में हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। और यह एक प्रकार की समुद्री मछली होती है। ठीक, ये तो हो गया हिप्पोकैम्पस के बारे में। बाकी ये जो प्रोटोकार्डेट लिखा है, प्रोटोकार्डेट मतलब क्या होता है? प्रोटो मतलब होता है प्रारंभिक, प्रोटो मतलब क्या होता है? प्रारंभिक। और कॉर्डेट एक जीव है, कॉर्डेट जिनमें कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा तो आपने पढ़ा
होगा। तो कॉर्डेट जो प्रारंभिक कॉर्डेट जीव होते हैं वो किस में आ जाते हैं, वो किस में आ जाते हैं, प्रोटोकॉर्डेट के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे एपिऑक्सस ये किस में आता है, प्रोटोकॉर्डेट में आता है। बाकी स्तनधारी में कौन से जीव आ जाएंगे, जितने भी दूध पिलाने वाले जीव होते हैं, जितने भी दूध पिलाने वाले जीव होते हैं वो किस में आ जाते हैं, स्तनधारी में आ जाते हैं। सीलेंट्रेट में कौन से आ देते हैं, सीलेंट्रेट या फिर इसको निडेरिया नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें कौन कौन से जीव आते हैं, सबसे फेमस एग्जांपल है हाइड्रा। जो हाइड्रा होता है और जो जेली फिश होती है ये सिर्फ किसके अंतर्गत आती है, तो ये सीलेंट्रेट के अंतर्गत आते हैं, यानी सीलेंट्रेट समूह में आते हैं। लेकिन जो ये मीन क्या है, ये एक प्रकार की फिश है। इसको और किस नाम से जाना जाता है, सी हॉर्स या समुद्री घोड़ा मछली के नाम से जाना जाता है। इसी का एक नाम क्या है, हिप्पोकैम्पस है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अयस्क कॉपर पायराइट का संग्रहण किया जाता है प्लेन उत्पादन विधि द्वारा, गुरुत्वीय विधि द्वारा, इनमें से कोई नहीं, या चुंबकत्व विधि द्वारा। तो देखिए जो गुरुत्वीय विधि है, गुरुत्वीय विधि क्या होती है, तो इसमें जो भी भारी कण है, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, भारी और हल्के कण, यानी इसमें कणों के घनत्व के आधार पर इनको अलग किया जाता है। गुरुत्वीय विधि द्वारा जो सेपरेशन किया जाता है तो कणों के भारी और हल्के यानी उनके घनत्व के आधार पर उनका सेपरेशन किया जाता है। ठीक है, और जो चुंबकत्व विधि होती है, चुंबकत्व विधि में क्या होता है, इसमें चुंबकीय और अनचुंबकीय या अचुंबकीय पदार्थों के अयस्कों को अलग किया जाता है। तो कैसे पदार्थों को, चुंबकीय और अचुंबकीय। ठीक है, अचुंबकीय यानी जो चुंबकीय पदार्थ है और अचुंबकीय पदार्थ है अगर ये मिक्स हैं तो इनको अलग करने के लिए जो मेथड उपयोग किया जाता है उसको चुंबकत्व विधि के नाम से जाना जाता है। बाकी फेन उत्प्लावन विधि क्या होती है, तो इसमें जितने भी ये सल्फाइड अयस्क जैसे कि कॉपर पायराइड, इनके सांद्रण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो फेन उत्प्लावन विधि जो होती है इसमें क्या होता है, सल्फाइड के अयस्कों का सांद्रण इसी विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो सल्फाइड के अयस्क कौन से हो जाएंगे, जैसे कि कॉपर पायराइड, क्या हो जाएगा, CuFeS2। जो कॉपर पायराइड होते हैं इसके सांद्रण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, फेन उत्प्लावन विधि का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये कॉपर पायराइड क्या है, हाँ एक ऐसा भी प्रश्न बना था कि जो कॉपर पायराइड है ये क्या है, किसका अयस्क है, सल्फाइड का। उसमें ऑप्शन में ये भी दिया था कि सल्फाइड का अयस्क है। तो कॉपर पायराइड किसके अयस्क के अंतर्गत आता है, सल्फाइड अयस्क के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन के बाद श्रृंखलन हेतु बंध ऊर्जा है, एक मिनट, हाँ कार्बन के बाद श्रृंखलन हेतु बंध ऊर्जा है सल्फर की, सिलिकॉन की, फास्फोरस की या फिर नाइट्रोजन की। देखिए श्रृंखलन मतलब क्या होता है, श्रृंखलन मतलब होता है कैटिनेशन, यानी जो श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति, एक चैन बनाने की जो प्रवृत्ति होती है ये किसमें ज़्यादा होती है, कार्बन में तो होती है, लेकिन कार्बन तो सबसे लंबी श्रृंखला बना सकता है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड की हो चाहे डबल बॉन्ड की हो। ठीक है, कार्बन सबसे लंबी चैन बना सकता है, लेकिन कार्बन के बाद जो चैन बनाने की जो ऊर्जा होती है, बंध ऊर्जा होती है, वो किसमें होती है। तो देखिए जो सिलिकॉन होता है ना, सिलिकॉन ये भी श्रृंखलन का इसमें गुण होता है, यानी ये भी श्रृंखला बनाता है, लेकिन ये श्रृंखला कार्बन से कम बनाता है और सल्फर से भी कम बनाता है। तो कार्बन के बाद जो श्रृंखलन की सबसे ज़्यादा प्रवृत्ति होती है वो किसमें पाई जाती है, सल्फर में पाई जाती है। कार्बन के बाद अगर लंबी चैन कोई बना सकता है तो वो कौन है, सल्फर है। फास्फोरस ये बहुत ही सीमित श्रृंखला का प्रदर्शन करता है, यानी बहुत ही लिमिटेड चैन ये बनाने का काम करता है। और जो नाइट्रोजन होते हैं ना, तो ये जो नाइट्रोजन के बीच जो बंध होते हैं ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर बंध होते हैं। कैसे बंध होते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर बंध होते हैं, तो इनमें श्रृंखलन बहुत ही कम बन पाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी सल्फर हो जाएगा। देखिए सबसे ज़्यादा श्रृंखलन की जो बंध की ऊर्जा होती है, श्रृंखलन हेतु बंध की जो एनर्जी होती है वो किसमें होती है, कार्बन में। कार्बन के बाद किसमें होती है, सल्फर में। सल्फर के बाद होती है सिलिकॉन में। सिलिकॉन के बाद होती है फास्फोरस में। फास्फोरस के बाद होती है नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन में सबसे कम श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। ठीक है, बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, सूक्ष्म तरंग, पराश्रव्य तरंग, अवरक्त तरंग और एक्स किरणें। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी नहीं है, देखिए इसमें दो तरीके के, ये जो ऑप्शन दिए हैं इसमें दो तरीके की तरंगे हैं। देखिए तीन तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होंगी क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है, एक ही तरंगे हैं जो कि दूसरी तरंगे हैं। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंग होती है जो कि निर्वात में भी चल सकती है। कहाँ पे भी चल सकती है, निर्वात में भी चल सकती है।
यानी विद्युत चुम्बकीय को चलने के लिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगों को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो जो सूक्ष्म तरंगें होती हैं ये क्या होती हैं, एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। अवरक्त तरंगें भी विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं और एक्स किरणें भी विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। बताइए, अवरक्त तरंगों और एक्स किरणों को चलने के लिए क्या किसी माध्यम की आवश्यकता होती है? तो बिल्कुल नहीं होती। लेकिन जो पराश्रव्य तरंगें, पराश्रव्य, अवश्रव्य और श्रव्य तरंगें, ये क्या होती हैं? एक प्रकार की ध्वनि तरंगें होती हैं कि नहीं तरंगें होती? एक प्रकार की ध्वनि तरंगें होती है ना। इनकी रेंज भी डिसाइड होती है कि श्रव्य की रेंज कितनी होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। अब श्रव्य की रेंज क्या होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। पराश्रव्य की रेंज क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये पराश्रव्य तरंगें हैं, ये एक प्रकार की ध्वनि तरंगें हैं। और ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी ध्वनि सॉलिड, लिक्विड और गैस में ही चल सकता है, निर्वात में ये कभी भी नहीं चल सकता। तो यहाँ पे ये पूछा था कि कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पराश्रव्य तरंगें। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नत्य कोण का मान होता है 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या फिर 0 डिग्री, कितना होता है? तो यहाँ पे आपको आंसर देने से पहले दो चीज़ें बस यहाँ पे पता होनी चाहिए। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए दो चीज़ें पता होनी चाहिए और इन्हीं दो चीज़ों से प्रश्न बनता है। एक है चुंबकीय, ध्यान से देखिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा, चुंबकीय भू मध्य रेखा पर नतिकोण, रेखा पर नतिकोण, नतिकोण ये कितना होता है? 0 डिग्री। और दूसरा आपको याद रखना है चुंबकीय ध्रुवों पर नतिकोण। क्या? चुंबकीय ध्रुवों पर नतिकोण। तो ये कितना होता है? 90 डिग्री होता है। यहाँ पे क्या पूछा है? चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नतिकोण। तो चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नतिकोण कितना होता है? 0 डिग्री। और अगर पूछा होता चुंबकीय ध्रुवों पर नतिकोण, तो चुंबकीय ध्रुवों पर नतिकोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे भूमध्य रेखा पूछा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 0 डिग्री क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप दो कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा। आज चुंबकीय भूमध्य रेखा पर पूछा है, कल आपको चुंबकीय ध्रुवों पर पूछ सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, डेसिबल है क्या है? शोर का तरंग दैर्घ्य है, ध्वनि स्तर की एक माप है, एक वाद्य स्वरक है या फिर एक वाद्य यंत्र है? तो क्या बताइए, डेसिबल वाद्य यंत्र वाद्य स्वरक है ना, ये तरंग दैर्घ्य है। डेसिबल क्या है? ध्वनि स्तर की एक माप, यानी डेसिबल से हम साउंड की इंटेंसिटी लेवल का माप करते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि ध्वनि की तीव्रता की माप किसमें की जाती है? डेसिबल में की जाती है। इसको डीबी से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? द्रव्यमान, आवेश, इनमें से कोई नहीं या फिर संवेग? ये प्रश्न आपका कल भी मिला था, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज में यहाँ पे बदलाव था। यानी ये जो किरचॉफ के नियम है, धारा संबंधी जितने भी नियम है ना, आप इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इससे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, 1 से 2 प्रश्न तो बनने ही बनने हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो किरचॉफ का धारा नियम है ना, धारा संरक्षण नियम, ये किससे संबंधित है? तो किरचॉफ का धारा संरक्षण नियम ये आवेश के संरक्षण पे से क्या है? आधारित है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। इसमें क्या बोला जाता है? किरचॉफ का धारा जो नियम है ये कहता है कि किसी भी जंक्शन पे, ये कोई भी संधि है, कोई भी जंक्शन है, इसमें आने वाली कुल धारा, यानी आई इन, आई क्या है? धारा को बताती है, और इन मतलब क्या है? आने वाली, और आई आउट, ठीक है, यानी जाने वाली धारा हमेशा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। किसी भी जंक्शन पे आने वाली धारा और जाने वाली धारा हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। यानी धारा को ना नष्ट किया जा सकता है, ना ही उसको बनाया जा सकता है। तो ये जो होता है, ये क्या है? आवेश संरक्षण के नियम को बताता है। यानी किरचॉफ का धारा नियम ये आवेश संरक्षण के नियम को, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर क्या है? आधारित है। एक और होता है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, क्या है? इसको भी आप ध्यान रखिएगा, किरचॉफ का वोल्टेज नियम। ये जो किरचॉफ का वोल्टेज नियम है ना, ये किस पे आधारित है? तो ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पे आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो ये ध्यान रखिएगा, किरचॉफ का धारा नियम ये आवेश संरक्षण पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है, और किरचॉफ का वोल्टेज नियम ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
यदि x1, यहाँ पे x1 होना चाहिए, x1 लंबाई की वस्तु का उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब x2 लंबाई का है तो क्या होगा, x1 बड़ा होगा x2 से, x1 बराबर होगा x2 से, x यानी दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे x ये क्या दिया है, और x1 छोटा होगा x2 से। बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। तो देखिए, इसको आपको बताने के लिए आपको उत्तल दर्पण में प्रतिबिंबों की संरचना पता होनी चाहिए। देखिए क्या है, ये जैसे ये उत्तल एक दर्पण है, ये कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। अब उत्तल दर्पण में मैंने कई बार आपको प्रतिबिंब के निर्माण की ट्रिक बताई थी कि आप कैसे याद रख सकते हैं कि प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर वस्तु है तो आपको गोल से लिखना है, और अगर प्रतिबिंब है तो आपको ऐसे चौकोर बनाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, वस्तु है तो गोल और प्रतिबिंब है तो चौकोर। तीन चीजें होती हैं, एक यहाँ पे होता है इन्फिनिटी, यहाँ पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे होता है फोकस। अब क्योंकि ये उत्तल दर्पण है तो यहाँ पे ये हो जाएगा F2 यानी फोकस 2, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, अगर मान लेते हैं जो पहली वस्तु है, पहली वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं, ये हमारी पहली वस्तु है। ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो ये हमारा क्या है, पहला प्रतिबिंब है। हमने वस्तु को क्या किससे रखा, गोले पे रखा, और प्रतिबिंब को चौकोर पे रखा। अब दूसरी वस्तु को हम आगे बढ़ाते हैं तो कहाँ से, अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे। ये है हमारी दूसरी वस्तु। तो दूसरी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और पोल। हाँ, यहाँ पे क्या होता है, पोल। तो दूसरी वस्तु का यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और पोल के बीच में, यहाँ पे दूसरा प्रतिबिंब बन जाएगा। यानी कुल मिला के जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, अगर आप कहीं पे भी वस्तु को रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तीसरी वस्तु को रख दिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आप चौथी वस्तु को रख दिए, यानी कहीं पे भी अगर आप वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा। अब फोकस और पोल के बीच में बनेगा तो दर्पण के जितने पास में प्रतिबिंब बनता है उतने क्या होता है, छोटा होता है। प्रतिबिंब दर्पण से जितना दूर बनेगा उतना बड़ा होगा, और दर्पण से जितने पास में बनेगा उतना क्या होगा, छोटा होगा। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि उत्तल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। अब छोटे होने के साथ साथ देखिए ऊपर की डायरेक्शन में बने हैं कि नहीं बने हैं, तो कैसे हैं, सीधे हैं। कैसे हैं, सीधे प्रतिबिंब बनते हैं। और साथ ही दर्पण के दूसरी तरफ बने हैं तो कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। यानी दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होता है, छोटा होता है, सीधा होता है, आभासी होता है। हमेशा वस्तु से छोटा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा। तो यहाँ पे वस्तु क्या बताया है कि वस्तु x1 लंबाई की है और जो प्रतिबिंब है वो x2 का है। तो यानी वस्तु हमेशा यहाँ पे उत्तल दर्पण में बड़ी होती है प्रतिबिंब से। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। फर्स्ट क्यों होगा, फर्स्ट इसलिए होगा क्योंकि वस्तु x1 क्या होगी, बड़ी होगी किससे, x2 से। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको प्रतिबिंबों के निर्माण में आपको कोई दिक्कत होती है, याद करने में दिक्कत होती है, तो इसकी एक थ्योरी क्लास पढ़ी है, दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, लेंस, और जो उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, इसमें प्रतिबिंबों का निर्माण उसको कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। पूरी वीडियो, एक बहुत लंबी वीडियो नहीं है, आई थिंक आधे घंटे की वीडियो है, इसी यूट्यूब चैनल अध्याय स्टडी अकेडमी में पड़ी है। आप उसको जाके देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाएगा। आप कभी नहीं भूल पाएंगे कि वस्तु को अगर हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वस्तु को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। ऊष्मा की एसआई इकाई क्या होती है, किलो कैलोरी, अर्ग, जूल तथा कैलोरी। बताइए क्या होती है, तो ऊष्मा की एसआई इकाई होती है जूल। और ये किसकी इकाई होती है, ऊर्जा की भी एसआई इकाई होती है। किसकी होती है, ऊर्जा की। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है केवल अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों, ना तो अनुदैर्घ्य और ना ही अनुप्रस्थ, केवल अनुदैर्घ्य। बताइए किसी माध्यम में ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है। तो जो ध्वनि तरंगें होती है ना, अगर वो किसी भी माध्यम में, चाहे वो सॉलिड में चले, चाहे वो लिक्विड में चले, चाहे वो गैस में चले, बाकी ध्वनि तरंगें निर्वात में तो चल नहीं सकती। इनको चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि तरंगें अगर किसी भी माध्यम में चलेंगी ना, तो ये एक क्रिया फॉलो करते हुए चलती हैं जिसको हम बोलते हैं संपीड़न,
संपीड़न और विरलन। क्या बोलते हैं? संपीड़न और विरलन। तो जब भी ध्वनि तरंगें किसी माध्यम में चलती हैं तो संपीड़न और विरलन के रूप में अनुदैर्घ्य में होती हैं। कैसी होती हैं? अनुदैर्घ्य में होती हैं। बाकी यही प्रश्न में तो पूछा गया है कि माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो हमेशा कैसी होती है? अनुदैर्घ्य में, अनुप्रस्थ में नहीं होती। कैसी होती है? अनुदैर्घ्य में होती है। क्योंकि जो ध्वनि तरंगें होती हैं ना, वो माध्यम के कण के जो तरंग होते हैं, इनकी प्रसार की दिशा के हमेशा कैसी होती है? समानांतर होती है। कैसी होती है? समानांतर होती है। और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? 10 की पावर 4 ये पावर है, 10 की पावर -6, 10 की पावर -10 या 10 की पावर -2 माइक्रोन। बताइए 1 एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? तो देखिए 10 की पावर यहाँ पे -4 होना चाहिए। ठीक है, -4। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर 10 मीटर। क्या होता है? 10 की पावर 10 मीटर। और 1 माइक्रोन बराबर, माइक्रोन को हम क्या लिखते हैं? म्यू लिखते हैं। तो ये होता है 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, अगर हमको 1 एंगस्ट्रॉम बराबर निकालना है तो क्या होना जाएगा? 10 की पावर -10 अपॉन 10 की पावर -6 माइक्रोन। ठीक है, तो अब देखिए ये माइनस में है, ऊपर भी माइनस में है, ये आपस में कट हो जाएंगे तो बचेगा क्या? 10 की पावर -4 माइक्रोन यानी म्यूएम बचेगा। तो यानी 10 की पावर -1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना हो जाएगा? 10 की पावर -4 माइक्रोन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग की चाल अधिकतम होती है, वायु में होती है, इस्पात में होती है, निर्वात में होती है या फिर जल में होती है? बताइए ध्वनि तरंग की चाल हमेशा अधिकतम किस में होती है? तो जो ध्वनि है वो 3 माध्यम में चल सकती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 माध्यम में चल सकती है, निर्वात में कभी भी ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती। और तीनों माध्यम में भी सबसे ज़्यादा जो ध्वनि तरंगें है वो सॉलिड में चल सकती है, फिर लिक्विड में चल सकती है, सबसे कम ध्वनि तरंगें किस में चलती हैं? गैस में चलती हैं। तो यहाँ पे जो देखिए वायु है, वायु क्या है? गैस है। निर्वात में तो चल ही नहीं सकती। जल क्या है? लिक्विड है। इस्पात यानी जो स्टील है यही क्या है? सॉलिड है। और सबसे ज़्यादा ध्वनि तरंगों की चाल किस में होती है? सॉलिड में होती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय ब्रायोफाइट है? मार्केंसिया, पॉलीमॉर्फा, रिक्सिया, क्या है? फ्लूटेंस, मार्केंसिया, पाल्माटा या फिर रिक्सिया डिस्क। बताइए कौन सा जलीय ब्रायोफाइट है? तो जो मार्केंसिया पॉलीमार्फा है ये क्या है? एक प्रकार का स्थलीय ब्रायोफाइट है। कैसा है? स्थलीय ब्रायोफाइट है। जो रिक्सिया फ्लूटेंस होता है ना, यही क्या है? एक प्रकार का जलीय ब्रायोफाइट, एक्वेटिक ब्रायोफाइट होता है। रिक्सिया फ्लूटेंस को और एक नाम से जाना जाता है, फ्लोटिंग क्रिस्टल वर्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फ्लोटिंग क्रिस्टल वर्ट। ठीक है, इसको फ्लोटिंग क्रिस्टल वर्ट के नाम से जाना जाता है। और ये पानी की सतह में बहुत आसानी से तैर सकता है, इसीलिए इसको फ्लोटिंग क्रिस्टल वर्ट के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण स्तंभ परजीवी है? स्तंभ परजीवी का मतलब क्या समझते हैं? स्टेम पैरासाइट, यानी जो तने पे डिपेंड हो अपने भोजन के लिए। रेफ्लिसिया है, चंदन है, विस्कम है या फिर अमरवेल है? बताइए क्या है? देखिए जो रेफ्लिसिया होता है, रेफ्लिसिया ये पूर्ण परजीवी तो है। क्या है? पूर्ण परजीवी है। पर आपको पूर्ण परजीवी बस नहीं देखना, यहाँ पे लिखा है पूर्ण स्तंभ परजीवी। ये पूर्ण परजीवी है लेकिन ये पूरी तरीके से रूट परजीवी, मूल परजीवी इसको माना जाता है, स्टेम परजीवी या स्तंभ परजीवी नहीं माना जाता। जो चंदन होता है ये आंशिक मूल परजीवी होता है। कैसा होता है? आंशिक मूल परजीवी होता है। कौन? चंदन। ठीक है, विस्कम क्या होता है? विस्कम ये आंशिक स्तंभ परजीवी होता है। क्या होता है? आंशिक स्तंभ परजीवी होता है। ठीक है, कौन? विस्कम। ठीक है, लेकिन जो अमरवेल होता है, अमरवेल क्या होता है? एक प्रकार का पूर्ण स्तंभ परजीवी होता है। इसको कसकुटा नाम से भी जाना जाता है। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, ये दूसरे पौधों के स्टेम में बिल्कुल चारों तरफ से लिपट जाता है और उसी से अपना भोजन ग्रहण करता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 तो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे में होने वाली घटनाओं का मिलान करना है। जल अवशोषण का काम क्या जाइलम करता है? खनिज लवण अवशोषण का काम क्या फ्लोएम करता है? जल परिवहन का काम कौन करता है? और खनिज परिवहन का काम कौन करता है? तो देखिए इसमें अगर आपको ऐसे मिलान करने का है ना, तो सबसे पहले आप उनको मिलाइए जो आपको पता है।
देखिए, ज से जल, जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है। ज से जल और ज से क्या हो जाएगा? जाइलम। तो जल के परिवहन का काम कौन करेगा? जल के परिवहन का काम करता है जाइलम। यानी सी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। यहाँ पे सी का सेकंड, सी का सेकंड, सी का फर्स्ट और सी का फर्स्ट। दूसरा आ जाते हैं खनिज परिवहन। तो खनिज परिवहन, इस खनिज, मिनरल्स या फिर फूड, इनके परिवहन का काम कौन करता है? फ्लोएम। फा से फ्लोएम और फा से क्या हो जाएगा? फूड। फूड का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। यानी डी का सेकंड, तो डी का सेकंड इसमें भी है, डी का सेकंड इसमें भी है। इन दोनों को तो पहले काट दीजिए। अब जो जल का अवशोषण, क्या जल का अवशोषण एपिब्लेमा करेगा? बिल्कुल नहीं। तो जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? रूट के द्वारा। और रूट के जो छोटे छोटे रोए होते हैं ना, रूट हेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? जल का अवशोषण करते हैं। तो फर्स्ट क्या 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 हो जाएगा? फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। कि जल का अवशोषण मूल रोम, खनिज लवण का अवशोषण एपिब्लेमा करता है, जल का परिवहन जाइलम और खनिज का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। तो ये रहे आज के कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, जहां पे हमने सिर्फ प्रश्नों को नहीं पढ़ा, प्रश्न के साथ और कैसे प्रश्न बन सकते हैं और क्या क्या पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, हमने साथ ही साथ उसको भी पढ़ते चला है। तो ये जो आज की क्लास है, ये जितनी भी प्रैक्टिस सेट की क्लासेस हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो आप ये क्लासेस जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको किसी टॉपिक पे डाउट है, आपको लगता है इस टॉपिक से हमको प्रश्न नहीं बन रहे हैं, उस टॉपिक की थ्योरी पढ़ना है या फिर उस टॉपिक के एमसीक्यू प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको वो टॉपिक पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगी या फिर उस टॉपिक से प्रश्न कराने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।